हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके YouTube चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में चर्चा होने वाला है मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। जैसा कि बच्चे आप सबको पता है, हम लोग कक्षा 12 जो चैप्टर 2 है यानी अध्याय 2, उसमें हम लोग मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा है। अब इस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अंडाणु जनन के बारे में, ठीक है, यानी कि oogenesis। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट कब होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्यों के बारे में, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज के, मतलब जो प्यूबर्टी अवस्था आता है तब, प्यूबर्टी एज पर। ठीक, अब लड़कियों में प्यूबर्टी एज यानी कि किशोरावस्था या कह लीजिए यौनारंभावस्था, ये कब शुरू होता है, तो ये जो है 12 से लगभग 12 से 13 साल, ये कब शुरू होता है, 12 से 13 साल के अंदर। ठीक है, देखिए लड़कों की अपेक्षा जो है लड़कियों में जो प्यूबर्टी एज होता ना, ये 1-1.5 साल पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सेम डेट में दो, मतलब एक लड़की और एक लड़का का जन्म हुआ, ठीक है, तो दोनों जो है ग्रो तो करते हैं, लेकिन जब बात आएगी ना प्यूबर्टी की, तो जो है लड़कियों में थोड़ा जल्दी होता है। ठीक, और लड़कियां थोड़ा एडवांस भी होती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि लड़कियों में जो मतलब अंडाणु जननी कोशिकाएं होती है ना, जिससे एग का निर्माण होता है, ये जो है भ्रूणावस्था में ही बन जाता है ना। आप लोग कल वीडियो में देखे थे। ठीक है, जब लड़की अपने माँ के कोख में होती है, ठीक है, पेट के अंदर, और लड़की का मतलब भ्रूणावस्था में होती है, तो उसी दौरान जो है लड़की के जो अंडाशय होते हैं ना, उनमें लाखों की संख्या में जो है मतलब ये अंडजननी कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, और बाद में वही अंडजननी कोशिकाएं जो है जब लड़की जो है प्यूबर्टी एज में आती है ना, तो वही जो है परिपक्व होती हैं, और वही अंडजननी कोशिकाओं से जो है अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग ना उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हमारा आज का टॉपिक है मासिक चक्र या रजोधर्म। ठीक है, मासिक चक्र को हम लोग रजोधर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये मतलब स्टार्ट कब होता है। तो मासिक चक्र हमने बताया कि लड़कियों में जो पहली बार आता है 12 से 13 साल की उम्र में। ठीक है, जब शुरुआत होता है मासिक धर्म का लड़कियों के अंदर, तो इसको बोल देते हैं रजोदर्शन। इसको क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पहले वीडियो में पता चल गया होगा। ठीक है, इंग्लिश से बोलेंगे ना मेनार्क, MENARCH, मेनार्की। ठीक है, या मेनार्क बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे मतलब मान लीजिए कि जब लड़की में पहली बार मासिक चक्र शुरू होता है, मासिक धर्म पहली बार आता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, उस अवस्था को मेनार्क बोलते हैं या मेनार्की बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में रजोदर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये लड़कियों में ना जो मासिक चक्र शुरू होता है, ठीक, ये 12 से 13 साल में शुरू होता है, और ये कब तक चलता है? क्या जीवन भर चलेगा? नहीं, ये लगभग 45 से 50 साल तक। कब तक चलता है? 45 से लेकर 50 साल तक जो है ये चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, उसके बाद जो है ये स्टॉप हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये बंद क्यों जाता है 50 साल बाद? अरे भाई, 50 साल बाद जो है बंद होने का जो मेन रीजन है वो है कि लड़कियों में जो सेकेंडरी ओसाइट होता है, जिससे मतलब अंडाणु बनते हैं, एग, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने बताया था ना कल कि लड़कियों में जो अंडजननी कोशिकाएं होती हैं, ये जन्म से पहले ही बन जाती हैं, माँ के कोख के अंदर ही। ठीक है, जन्म के बाद जो है लड़कियों में अंडजननी कोशिकाएं बिल्कुल नहीं बनती हैं। ठीक है, और उनमें सीमित संख्या होता है अंडजननी कोशिकाओं का, यानी 60,000 से 80,000। ठीक, ये सब आप लोग पिछले वीडियो में जान गए थे। ठीक है, तो वही जो 60 से 80,000 जो कोशिकाएं थी अंडे बनाने वाली, वही जो है जब तक चलती हैं तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है आता है, स्टार्ट रहता है। ठीक है, और बच्चे ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल
कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 28 दिनों का। ठीक है, 28 दिन का ये चक्र होता है। ठीक, अब देखो ये आखिर शुरू क्यों होता है, आखिरकार लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता ही क्यों है, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, हाँ एक चीज और, मतलब कि ये शुरुआत में जो मासिक चक्र शुरू होता है इसको बोल देंगे रजोदर्शन। ठीक है, और जब ये बंद होता है 45 से 50 साल बाद, ठीक है, तो बंद होने की क्रिया को क्या बोल देंगे? रजोनिवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रजोनिवृत्ति। ठीक है, या मेनोपॉज बोलेंगे। ठीक है, मेनोपॉज बोल देंगे। यानी कि लड़कियों में जब पहली बार जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो इसको बोल देते हैं रजोदर्शन, यानी कि मिनार्की। ठीक है, और यही जब रजोदर्शन धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता जाता है, मतलब रजोदर्शन हर महीने होता है लड़कियों में, हर महीने जो है ये मासिक धर्म आता है। ठीक, और ये कब तक आता है? ये आता है लगभग 45 से 50 साल तक आता है। ठीक है, लड़कियों में 50 साल तक ये आता है, और 50 साल के बाद जो है मासिक चक्र या रजोधर्म बंद हो जाता है, यानी स्टॉप होता है। तो जो लास्ट बार आता है, यानी कि जो रजोधर्म लास्ट बार आता है अंतिम समय, उसको क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बच्चे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है? तो रजोदर्शन का मतलब कि पहली बार जब लड़कियों में प्यूबर्टी अवस्था आती है, तो जब पहली बार मासिक चक्र शुरू होता है तो इसको बोलते हैं रजोदर्शन, और जब लास्ट बार 45 से 50 साल बाद जब ये अंतिम बार आता है तो इसको बोलेंगे रजोनिवृत्ति। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हम लोग जानेंगे रीजन। ठीक है, कि क्या कारण है लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आखिर आता ही क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या राज है, तो आइए उसको बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको जानने के लिए आप लोग को ये संरचना थोड़ा देखना पड़ेगा। जो यूटेरस होता है लड़कियों के अंदर, गर्भाशय के दोनों तरफ जो है, जो क्या होता है? अंडाशय होता है, और उन्हीं अंडाशय में जो है अंड कोशिका होता है, द्वितीयक अंड कोशिका। अब ये द्वितीयक अंड कोशिका कैसे बना, आप लोग अंड जनन में जान चुके हो। ठीक है, अंड जननी कोशिकाएं होती हैं, संख्या में वृद्धि होता है, प्राथमिक अंड जनन कोशिका बनता है, उसके बाद द्वितीयक अंडक बनता है। ठीक है, और लड़की में जब प्यूबर्टी जाता है तो ये द्वितीयक अंडक जो होता है अंडाशय के अंदर, ठीक है, ये अंडाशय हो गया, अंडाशय के अंदर ये द्वितीयक अंडक होता है, यानी सेकेंडरी ओसाइट। अब देखो बच्चे, ये जो द्वितीयक अंडक होता है ना, इसके चारों तरफ, ठीक है, एक परत होता है जिसको ग्राफीन पुटिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफीन पुटिका, ग्राफीन पुटिका बोलते हैं। ठीक है, ग्राफीन पुटिका। अब देखो बच्चे, ये ग्राफीन पुटिका जो है जब प्यूबर्टी जाता है ना तो ये फट जाता है। ठीक है, और इसके फटने से जो है इसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट है, यानी द्वितीयक अंडक, ये जो है अंडाशय से निकल करके कहाँ जाता है? ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है बच्चे, यानी कि जिसको क्या बोलेंगे हिंदी में? अंडवाहिनी। इसको क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ये जो द्वितीयक अंडक है ये अंडाशय से निकल करके जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में जाएगा। और अंडवाहिनी में एक जगह जो जिसको बोलते हैं ना तुम्बिका होता है ना, एम्पुला वाला भाग, यहाँ पे जाएगा। देख लीजिए, हमने यहाँ लिखा है ना सेकेंडरी ओसाइट, इसका मतलब द्वितीयक अंडक। ठीक है, अब देखो बच्चे, एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब किसी महिला में अंडाशय से अंडकोश का निकल करके जो है जाता है अंडवाहिनी के अंदर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो बच्चे अंडकोश का इंतजार करता है, वेट करता है, किसका? शुक्राणु का। ठीक है, ये यहाँ वेट करेगा किसका? शुक्राणु का, यानी कि स्पर्म का। यहाँ पे ये इंतजार करेगा, कौन? यही सेकेंडरी ओसाइट, अंडकोश का। ठीक है, कब तक इंतजार करता है? 24 आवर्स, यानी कि ये 24 घंटों तक जो है इसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये शुक्राणु जो है फीमेल्स के अंदर नहीं गया, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटों तक जो है
ये शुक्राणु मतलब ये जो अंडकोश का है ये शुक्राणु को इंतजार करता है 24 आवर्स। ठीक है, अगर शुक्राणु गया तो ठीक है, अगर नहीं गया तो क्या होता है, ये बच्चे जो अंडकोश का होता है ना, ये डैमेज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, फूट जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है आप लोग देख लीजिए, ये बच्चे जो गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय क्या जो अंदर वाली लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं ना एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की जो अंदर वाली लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, ये देख लीजिए, इसके अंदर जो है ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, महीन महीन नसें जिनमें जो है ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, गर्भाशय भी तो हर महीने तैयार होता है, रेडी होता है। क्यों रेडी होता है? क्योंकि उसको पता है कि जो है यहाँ पे निषेचन होने वाला है और जो है बच्चे का सेवन करना है। ठीक है, उसको पोषण देना है। तो क्या होगा, ये जो गर्भाशय का बच्चे ये लिखे हम ना, मतलब एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो वाल होता है ये थोड़ा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसको करता कौन है मोटा ऐसे? तो एक हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये बच्चे जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, ये जो है मासिक चक्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है एंडोमेट्रियम वाल को जो है मोटा करने में सहायता करता है, ताकि जो है बच्चा जो आएगा एंडोमेट्रियम वाल के अंदर, गर्भाशय के अंदर, उसको पोषण देना है, नरिशमेंट देना है। ठीक है, लेकिन बच्चे वो तो बात की बात है, शुक्राणु अंदर जाएगा ही नहीं तो निषेचन होगा नहीं। ठीक है, तो पोषण देने की बात होगा ही नहीं। यहाँ पे ये हम लोग पढ़ रहे हैं मासिक चक्र। ठीक है, रीजन क्या होता है देखिए, अगर एक चीज जान लीजिए, अगर शुक्राणु अंदर नहीं जाएगा गर्भाशय के अंदर, ठीक है, तो ये जो दीवार बना था अंदर की दीवार एंडोमेट्रियम, ये क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, और बच्चे इसके नीचे हमने बताया जो एंडोमेट्रियम वाल होता है, इसके नीचे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इनके नीचे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज, जिनमें ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, पोषण भरा होता है। तो बच्चे निषेचन ना हो पाने की वजह से ये वाल भी फट जाता है, एंडोमेट्रियम वाल जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है, और ये जो द्वितीय कंडक्ट था ये भी टूट जाता है, और जो है यही जो है ब्लड के रूप में यौन के मार्ग से बाहर निकलता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, रजोधर्म बोलते हैं, या मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसी को कहते हैं। ठीक है, यही रीजन है। अगर निषेचन नहीं होगा, अंडकोशिका को शुक्राणु नहीं मिलेगा, तो अंडकोशिका तो डैमेज होगा ही होगा, साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम वाल होता है गर्भाशय के अंदर वाला परत, वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वही बच्चे ब्लड के रूप में जो है यौन के रूप मार्ग से जो है बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ बच्चे लिखा है रक्तस्राव, ब्लीडिंग, यानी कि लड़कियों में जब पीरियड आता है, ठीक है, फर्स्ट डे से लेकर मतलब 4th डे तक, यानी पहले से चौथे दिन तक क्या होता है, लड़कियों में ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव होता है। ठीक है, अब आप लोग ये जान गए कि ये सब कैसे होता है, यानी रक्तस्राव कैसे, मतलब क्यों होता है, या मासिक धर्म क्यों आता है। इसका रीजन यही है, निषेचन ना हो पाना, शुक्राणु का अंदर ना जाना। ठीक है, अब अगले बच्चे आप देखेंगे ना, अगला स्टेप यानी बी वाला देखेंगे, इसमें क्या होता है, पुटकीय अवस्था। अब पुटकीय अवस्था को बोलते हैं ना बच्चे मरम्मत वाला अवस्था। ठीक है, रिकवरी फेज। इसमें क्या होता है, अब देखो जैसा कि हमने बताया कि जो रक्तस्राव अवस्था था, इनमें जो है गर्भाशय के अंदर की जो दीवार है, वाल है, वो डैमेज हुआ, टूट गया, रैप्चर हो गया, खराब हो गया। ठीक है, अब बच्चे उसको फिर से बनाना है, उसको फिर से रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए जो है कुछ हार्मोन्स चाहिए। ठीक है, वो हार्मोन्स कैसे आएगा देख लीजिए। पुटकीय अवस्था का मतलब होता है ना प्रोलिफेरेटिव फेज। इसको क्या बोलेंगे, पुटकीय अवस्था को प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। इसका मतलब होता है ना बच्चे, इसमें क्या होता है, मरम्मत होता है, फिर से यूटेरस के अंदर की जो वाल होता है ना, उसका फिर से जो है रिपेयरिंग होता है। कैसे देख लीजिए, इसके लिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है ना, हाइपोथैलेमस, वो क्या निकालता है, GnRH हार्मोन, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब वही GnRH हार्मोन क्या करता है, वो काम करेगा पीयूष ग्रंथि के ऊपर, जो अग्र पीयूष ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके ऊपर,
और बच्चे यही पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित करता है। कौन कौन सा? एक होता है एल एच हार्मोन और एक क्या होता है FSH हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इधर हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो बच्चे, यही जो FSH हार्मोन होता है, ठीक है, ये क्या करता है? अंडाशय से निकलता है। ठीक है, यानी कि जो अंडाशय में ग्राफेन पुटिका होता है बच्चे, या कह लीजिए कि जो अंडाशय होता है ना, उस अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालने में सहायता कौन करता है? यही FSH हार्मोन। अरे भाई, जो पीयूष ग्रंथि से FSH हार्मोन निकला था, ये हार्मोन किस काम में आएगा? यही जो है अंडाशय से, जो अंडाशय होता है ना ओवरी, वहीं से तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, तो उसको निकलवाने में यही सहायता करता है। ठीक, अब बच्चे यही एस्ट्रोजन हार्मोन फिर से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की मरम्मत करेगा, यानी कि जो इधर टूट गया था, रैप्चर हो गया था, उसको जो है फिर से रिकवर किया जाएगा। और इसको रिकवर करने में सहायता कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या होता है बच्चे तीसरे फेज में। अब आता है तीसरा फेज। अच्छा हाँ, इसमें हमने क्या बताया कि ये बच्चे 4 से लेकर 13 दिन तक चलता है। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया यहाँ पे, पहले रक्तस्राव वाला 1 से 4 दिन तक चलता है। ठीक है, 1 से लेकर के 4 दिन तक, और 4 से लेकर 13 दिन तक जो है फिर से इसकी रिकवरी होती है। 4 से लेकर 13 दिन तक जो है फिर से जो है गर्भाशय की अंदर की जो दीवार होता है ना, उसका रिकवरी होता है। ठीक है, फिर से बनता है, और ये जो रिकवरी होता है लगभग 8 से 9 दिन चलता है। ठीक है, यानी जो गैप है 8 से 9 दिन का है। अब देखो बच्चे, 13 दिन तक तो यही सब पूरा काम चलता रहता है। ठीक है, और 1 से लेकर 4 दिन तक ब्लीडिंग होता है। अब देखो 14वें दिन क्या होता है? ये घटना होता है अंडोत्सर्ग वाला। देखो बच्चे, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ना, अंडे का जो है बाहर निकलना। ठीक है, यानी कि जो अंड कोशिका होता है उसका हम लोग जो है बाहर निकलना। ठीक है, देखो यहाँ लिखा ना, अंड कोशिका अंडाशय से निकलकर फैलोपियन में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ बताया था ना, ये जो अंड कोशिका होता है, ये यहाँ से निकल करके जब फैलोपियन नलिका में चला जाता है, तो इसी को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कब होता है? 14वें दिन। जैसे मान लीजिए कि पहली तारीख को मान लीजिए पीरियड आया, मासिक धर्म शुरू हुआ। ठीक है, अब पहले से लेकर के 4थे दिन तक तो ब्लीडिंग होता है, और उसके बाद जो है 13 दिन तक क्या होता है? फिर से उसकी रिकवरी होती है। ठीक, लेकिन बच्चे 14वें दिन क्या होता है? ये जो अंडाशय होता है ना, यहाँ से जो है ये जो है अंडकोश का बाहर निकल करके कहाँ जाता है? फैलोपियन नलिका में चला जाता है। ठीक है, और बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इस दौरान जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यानी कि शुक्राणु जो है गर्भाशय के अंदर इंटर किया, तो यहाँ पे जो है गर्भ रुकने का चांस 100% होता है। ठीक है, ये गर्भकाल का बहुत ही मतलब निश्चित समय माना जाता है, कह लीजिए एक प्रकार से। ठीक है, अगर किसी को मतलब जैसे मान लीजिए बेबी की आवश्यकता होती है ना, तो अगर इस दौरान अगर शुक्राणु जो है अंदर जाते हैं गर्भाशय के अंदर 14वें दिन के आसपास। ठीक है, वैसे तो मतलब लगभग 10 से लेकर के 17 दिन का ये काल होता है। अगर इस दौरान अगर शुक्राणु अंदर जाते हैं ना, तो चांस होता है बच्चे बनने का। ठीक है, निषेचन होने का चांस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो 14वें दिन का काल होता है, समय होता है, यहीं पे जो है अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन। ठीक है, अंडोत्सर्ग का मतलब बच्चे याद रखिएगा, अंडे का जो है अंडाशय से निकल करके कहाँ जाना? अंडवाहिनी के अंदर, यानी फैलोपियन नलिका के अंदर चला जाना। ठीक है, यही होता है अंडोत्सर्ग। अब देखो बच्चे, ये जो अंडोत्सर्ग होता है, ये जो है अंडाशय से निकल करके जो है फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाता है, इसकी सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता करने के लिए एक हार्मोन होता है LH हार्मोन। ठीक है, अब देखो ये LH हार्मोन आया कहाँ से? यहाँ देखो शुरू हुआ था ना हाइपोथैलेमस से, GnRH पीयूष ग्रंथि, यहाँ से 2 हार्मोन निकले थे, LH और FSH। FSH तो एस्ट्रोजन निकाला था और अंडाशय से, जो कि गर्भाशय की रिकवरी कर रहा था, फिर से मरम्मत कर रहा था। लेकिन जो LH हार्मोन होता है बच्चे, ये अंडोत्सर्ग में सहायता करता है।
ठीक है। जो LH हार्मोन होता है ये ओव्यूलेशन में सहायता करता है, यानी कि अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। ठीक, इतना हो गया क्लियर आप लोग को। ठीक है, अब देखो बच्चे 14वें दिन के बाद जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, ये जो है डेंजर काल होता है, डेंजर जोन होता है, यानी डेंजर टाइम। अगर इस दौरान जो है गर्भाशय के अंदर शुक्राणु आया तो जो है गर्भ ठहरने का चांस 100% होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बच्चे आता है स्रावी अवस्था, यानी सिक्रेटरी फेज, स्रावी अवस्था। अब देखो बच्चे, ये जो स्रावी अवस्था होता है यानी कि सिक्रेटरी फेज, इस फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है अंडाशय से निकलता है फिर से, और गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है इसको जो है थिक करने में, यानी मोटा करने में सहायता करता है। ठीक है, और बच्चे ये जो मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, ये प्रेगनेंसी में सहायता करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर निषेचन हो गया, क्योंकि भाई इसका जो पूरा सिस्टम होता है ना, इसको तो पता होता है कि समय आ गया है, अंडोत्सर्ग का समय आ गया है 14वें दिन के बाद। अब इसके अंदर का जो गर्भाशय के अंदर का जो दीवार होता है एंडोमेट्रियम वॉल, इसको तो भाई तैयारी करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई काम करना है तो कुछ दिन पहले करते हैं, ठीक है, ताकि बाद में मतलब समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। तो बच्चे अंडाशय के जो मतलब गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के अंदर जो है जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है ना, ये पहले से प्रिपरेशन करता है, यानी कि तैयारी करता है, क्योंकि इसको ये पता होता है कि अगर अंडोस मतलब निषेचन हुआ तो जो है बच्चे का पोषण करना होगा। ठीक है, गर्भ में जो है भ्रूणीय अवस्था में बच्चा आएगा, उसका जो है नरिशमेंट देना होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे हमने बताया कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ठीक है, ये गर्भाशय के एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा करने में सहायता करता है और प्रेगनेंसी में भी ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो बच्चे पूरा प्रक्रिया है ना, सब जो है हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन सा हार्मोन? 2 हार्मोन्स मेन है, एक है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, यहां देख लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है रक्त स्राव या रजोधर्म की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, टोटल बच्चे 2 हार्मोन्स होते हैं और यही दोनों हार्मोन्स जो है पूरे जो है मासिक चक्र को या रजोधर्म को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, यहाँ पे देखिए ये एंडोमेट्रियम वॉल को बनाने में यहाँ सहायता कर रहा था। ठीक है, अंडोत्सर्ग में सहायता करता है। कह लीजिए बच्चे हार्मोन्स का जो है अहम भूमिका होता है मासिक चक्र में, यानी रजोधर्म में। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये जो है फिर से जो है गर्भाशय की जो अंदर की दीवार होती है ना, एंडोमेट्रियम वॉल, इसको जो है फिर से मोटा करने में सहायता करता है। ठीक, तो बच्चे उम्मीद है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई डाउट होगा इसमें तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, और बच्चे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो जो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो आप लोग के पास तक पहुंच जाया करें। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।